हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। वो है संविधान के प्रकार। तो लिखित अथवा अलिखित संविधान अमेरिकी संविधान की तरह लिखित या ब्रिटेन की तरह अलिखित परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित हो सकते हैं। हमारा संविधान एक लिखित संविधान है। हालांकि परंपराओं और प्रथाओं की विशेष भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता है, बशर्ते वे संविधान के बंदों के अनुरूप हों। अनम्य तथा अथवा नम्य संशोधन की कठिन या सरल प्रक्रिया के आधार पर संविधानों को अनम्य और नम्य कहा जा सकता है। संघीय संघीय संविधानों की संशोधन प्रक्रिया कठिन होती है, इसलिए उनमें सामान्यतया अनम्य के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। हमारे संविधान को अनम्य नम्य का मिश्रण कहा जा सकता है, क्योंकि संविधान के कतिपय बंदों या अनुच्छेद 2, 3 तथा 4 को और 169 का संशोधन साधारण विधान की तरह संसद के दोनों सदनों में साधारणतः बहुमत प्राप्त द्वारा किया जा सकता है। अन्य बंदों का संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत और कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जा सकता है। केवल कुछ उपबंधों के मामलों में संशोधन के लिए संसद में के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। पिछले 60 वर्षों के दौरान हमारे संविधान में 94 बार संशोधन किए गए हैं। इसलिए तथ्य आरोप को जुटाता है कि हमारा संविधान अनम्य है, परिसंघी और अथवा एकात्मक। संविधानों को परिसंघी तथा एकात्मक में भी विभाजित किया जा सकता है। अमेरिकी संविधान पहली श्रेणी का और ब्रिटेन का संविधान दूसरी श्रेणी का अत्युत्तम उदाहरण है। एकात्मक संविधान में सभी शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं और इकाइयों के पदाधिकारी उसके अधीन होते हैं तथा केंद्रीय सरकार के एजेंडे के रूप में कार्य करते हैं और केंद्र द्वारा प्रत्योजित अधिकार का प्रयोग करते हैं। परिसंघीय राज्य व्यवस्था में सामान्यतः अनिवार्य है कि एक अनम्य लिखित संविधान है। संविधान सर्वोच्च हो। इसके अंतर्गत परिसंघीय सरकार तथा इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों का जो विशिष्ट रूप से विभाजन हो और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अपने निजी ढंग से तथा स्वतंत्र रूप से शक्तियों का प्रयोग करें। वास्तव में उत्तम श्रेणी के परिसंघीय सरकार को केवल वही शक्तियां प्राप्त होती जो उसे इकाइयों द्वारा समझौते के माध्यम से दी जाती हैं। इसके अलावा अनिवार्य है कि यदि परिसंघ राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो उसके विवेचन के लिए एक स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय हो। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसके अर्ध परिसंघी कहा गया है, इसे परिसंघी किंतु प्रबल एकात्मक तथा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघी किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघी किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। असल में हमारे संविधान को परिसंघी तथा एकात्मक किसी कठोर ढांचे में कसना कठिन है। इसमें दोनों की विशेषताएं हैं। इसे एकात्मक नहीं माना जा सकता है क्योंकि उदाहरण के लिए इसमें संघ राज्यों के बीच कार्यपालक तथा विधायी शक्तियों के वितरण की व्यवस्था की गई है और राज्यों की शक्तियों तथा संघ द्वारा तथा राज्य के संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रावधानों में राज्य के अनुसमर्थन के बिना संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसे पूरी तरह से परिसंघी भी नहीं माना जा सकता है क्योंकि अविष्ट शक्तियों संघ में निहित हैं। जैसे डॉक्टर BM अम्बेडकर जी ने कहा था, अनम्यता, विधिवाद, परिसंघवाद को दो गंभीर कमजोरियां हैं। भारतीय प्रणाली इस दृष्टि से अनूठी है। इनमें एकहरी भारतीय नागरिकता वाली दोहरी राज्य व्यवस्था रखी गई है और वह समय और हालात की ज़रूरतों के साथ एकात्मक तथा परिसंघी दोनों हो सकती हैं। अनुच्छेद 249 के अधीन संघ की संसद राज्य की सूची का अतिक्रमण कर सकती है। अनुच्छेद 356 तथा 357 के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर उसकी सभी कार्यपालक तथा विधायी शक्तियों को संघ अपने हाथ में ले सकता है। और अनुच्छेद 352 से 354 के अधीन संविधान को पूर्ण रूप एकात्मक रूप दिया जा सकता है क्योंकि आपात स्थिति घोषणा के दौरान संघ की कार्यपालिका विधायी शक्तियां राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर भी लागू हो जाती हैं। अंततः अनुच्छेद 2, 3 और 4 के अधीन संघ की संसद साधारणतः बहुमत से पारित साधारण कानून द्वारा नए राज्य बना सकती है। वर्तमान राज्य के क्षेत्रों उनकी सीमाओं और उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है।
ये एक अनूठा एकात्मक परिसंघीय मिश्रण विकसित किस लिए हुआ? इसका उत्तर भारत के संवैधानिक इतिहास में देश के विशाल आकार में धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति आदि पर आधारित उसकी मिश्रित विविधताओं के स्वरूप में खोजा जा सकता है। संविधान के प्रारूप को संविधान सभा की स्वीकृति के लिए पेश करते समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के फेडरेशन ऑफ स्टेट यानी राज परिसंघ की बजाय यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज संघ पद का प्रयोग करने की सार्थकता को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट करने का प्रयास किया। प्रारूप समिति इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारत को एक फेडरेशन परिसंघ का रूप लेना था, किंतु फेडरेशन राज्यों द्वारा फेडरेशन में शामिल होने के समझौते नहीं था। चूँकि फेडरेशन किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अंततः किसी राज्य को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। फेडरेशन एक संघ है क्योंकि वह एक अनश्वर है, ताकि देश तथा जनता को प्रशासन की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु देश पूर्णतया एक अखंड इकाई है। इसकी जनता एक अखंड जनसमूह है जो एक ही स्रोत से प्राप्त परसमता के अधीन रहती है। संविधान के मूल पाठ में कहीं फेडरल परिसंघात्मक या फेडरल परिसंघ का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संघ यूनियन का उल्लेख फेडरल यानी परिसंघी और क्वासी फेडरल यानी अर्ध परिसंघी या द्विभावी के रूप में किया है, जिसका अर्थ यह है कि कभी तो परिसंघी होता है और कभी एकात्मक। राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ AIR यानी 1977 सुप्रीम कोर्ट 1361 बाद में अध्याय 6 संघ और इसका राज्य क्षेत्र के अंतर भी देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।